हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारा 7th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का एक और न्यू चैप्टर, एक बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दोस्तों, इसके पहले बता दें, ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ जानना जरूरी है। जैसे कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर बहुत पहले खत्म किया था, ये हमारा थर्ड चैप्टर है दोस्तों। एंड इसके बाद आप देखोगे तो फोर्थ चैप्टर अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है, तो ये जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर भी करा देंगे। एंड फिफ्थ चैप्टर से लेके अप टू 15th चैप्टर तक हमने टोटली कंप्लीट करके रखा हुआ है। तो जो लोग न्यू होंगे उनको शायद पता नहीं होगा कि अभी तक उनको ऐसा लग रहा होगा कि हमारा थर्ड चैप्टर ही चल रहा है, बट आपको बता दें बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, दैट्स वाई हमें कुछ वीडियोस जो है वो डिलीट हुए थे। दैट्स वाई ये चैप्टर हम लोग को वापस से बनाना पड़ रहा है, जो हमने पहले ही कंप्लीट कर चुके थे, बट फिर से बना रहा हूं। कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लेना, और जिन लोगों को फिर से रिवीजन करना होगा अभी तक उनके स्कूल या फिर जो भी उनके में चल रहा है दोस्तों, तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये लेक्चर यानी कि जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, फिर इसके बाद एक और चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 4, उसके बाद अप टू 16th चैप्टर तक आपका टोटली कंप्लीट हुआ है। और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 1 महीना और लगेगा दोस्तों, यानी कि हार्डली 5 to 10 लेक्चर्स के बीच में ही आपका पूरा 7th का साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बस बने रहिए हमारे साथ, हर एक चीज आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, 2 से 3 लेक्चर में इसको भी हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। वी ऑल नो दैट कि नेचुरल रिसोर्सेज एक ऐसे टाइप के रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। और ये जो चैप्टर है आपका, इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज की हमें जो बात करनी है दोस्तों, वो करनी है सॉइल के बारे में, एयर के बारे में और पानी के बारे में। ये 3 ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि हवा, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो यानी कि एयर, हवा, ये जो चीज होता है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सेकंड चीज है हमारा पानी, वाटर पीने के लिए भी चाहिए होता है, बाकी कामों के लिए भी चाहिए होता है। तीसरा है जमीन, क्योंकि उसके ऊपर रहना है, सॉइल, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज के इस लेक्चर में सिर्फ बात करने वाले हम लोग एयर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप का रिसोर्सेस है हमारे लिए नेचुरल तरीके से, वो है हमारा एयर। अब एयर जो है दोस्तों, वी नो दैट कि हवा जो है अप्रॉक्सीमेटली हमारा एयर में अलग अलग टाइप के गैसेस प्रेजेंट होते हैं। वी ऑल नो दैट कि हवा जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का गैस नहीं है, इसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, ऐसे बहुत सारे गैस आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो एयर होता है इसके कुछ बहुत सारे प्रॉपर्टीज होंगे, तो वो प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ एयर के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं, वी नो दैट, ठीक है, क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर के बारे में। अगर एक चीज मैं बोलूं कि हवा जो होता है, पहली बात तो वो कलरलेस होता है। आपको दिखाई देता है कि हवा कलरलेस। अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि मेरे रूम में जो जिसमें मैं शूट कर रहा हूं दोस्तों, इसमें भी हवा होगा, पर मुझे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब एयर इज कलरलेस। ये सबसे पहला प्रॉपर्टी है। अभी मैं आपको प्रॉपर्टी लिखा रहा हूं, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा 1 by 1। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा कि जो हवा होता है उसका एक मास होता है या फिर वेट होता है, वजन होता है उसका। ठीक है, हर एक चीज का एक मास या फिर वजन तो होता है, ये तो हवा का भी होता है दोस्तों। तो ये कैसे होता है, कैसे आप मेजर कर सकते हैं, ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है दोस्तों कि आपका ये जो प्रॉपर्टीज में बता रहा था, कलरलेस है, दैट इज उसका सेकंड प्रॉपर्टी है कि मास एंड वेट भी है। थर्ड एक प्रॉपर्टी बताओ कि हवा जो होता है उसके पास एक प्रेशर होता है। हवा के पास क्या होता है दोस्तों, एक प्रेशर होता है, और वही प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम मैंने शॉर्टकट लिखा है, लेकिन अभी जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पूरा बताऊंगा। दैट इज हवा का प्रेशर इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ऐसे देखा जाए तो देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज जो हम लोग को डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा पहला मास एंड वेट। इसको मैं पहले नंबर पे क्यों रख रहा हूं, मास एंड वेट को, क्योंकि ये आपको बताना है कि हवा जो होता है हमारे आसपास जो फ्लोर है उसका खुद का भी एक वजन होता है। तो वो कैसे पता चलेगा, आप कैसे मेजर कर सकते हो। तराजू लेके जाओगे, वेइंग मशीन लेके जाओगे, हवा को रखोगे उसमें, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो उसके लिए बेस्ट एक्सपेरिमेंट ये है कि समझ लो मेरे पास क्या है, एक तरीके से एक पाइप जैसा कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया, एक बलून को फुगा के यहां पे डाल दिया। ठीक है, एक बलून को मैंने उसके अंदर हवा भर दिया। बलून को कोई भी मशीन आते हैं आजकल हवा भरने वाले, मुंह से भी भर सकते हो, तो मैंने भर दिया। एंड सेम उसी के माप का, उसी के साइज का सेम एक और बलून ले लिया मैंने, और उसमें भी सेम अमाउंट ऑफ हवा भर दिया और दोनों को लटका दिया। और यहां से मैंने एक बीच में ये स्टिक पकड़ के रख लिया और ये दोनों को बैलेंस कर रहा हूं। तो दोनों को बैलेंस जब करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों एक ही बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, दोनों का वजन एक ही जैसा होगा ना, क्योंकि अगर मैंने बलून के अंदर हवा भरा हुआ है, बलून के अंदर दोनों को सेम हवा भरा हुआ है, और इसको मैंने ऐसा पकड़ के रखा है,
तो दोनों का जो वजन होगा वो सेम होगा, यानी कि वो ऊपर नीचे नहीं होंगे, वो स्टेबल रहेंगे। ये जो दिख रहा है ये आपका स्टेबल रहेगा, क्योंकि दोनों साइड जो वजन लटके हुए हैं बलून्स के वो क्या है दोस्तों, सेम है। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, एक पिन लेता हूं और ये पिन डाल के इसको फोड़ देता हूं। तो ये फूटने के बाद कैसा दिखेगा, लगभग जो है इसके अंदर का जितना भी हवा है सब निकल जाएगा, और फूटने के बाद इसका शेप जो है कुछ अलग हो जाएगा, फूट जाएगा या फिर ऐसा कुछ लटक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये फूट गया तो आपका ये जो स्टेबल था ये अब ये क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा क्यों हो जाएगा, और ज्यादा टेढ़ा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इस तरह से क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जो आपने बलून लटकाया था उसका तो वजन है ही, लेकिन यहां पे जो बलून था वो फूट गया दोस्तों। तो यहां पे जो वजन वाला बलून है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और आपका ये जो बैलेंस है, ये जो है आपका जो स्टेबल पहले था वो अभी इस तरफ झुक जाएगा। क्यों झुका, इसके पीछे रीजन क्या है, देखो बहुत छोटे सा बच्चे जैसा चीज दिया हुआ है यहां पे आपके सिलेबस में, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप सभी को ये चीज पता है, ठीक है ना। क्या बोला है यहां पे कि जैसे ही आपने एक बलून फोड़ दिया तो बलून का वजन निकल गया, तो ये जब हल्का हो जाएगा तो ये ऊपर चले जाएगा और भारी वाला चीज नीचे आ जाता है। तराजू में भी ऐसे ही होता है, आप वेट करते हो, सब्जी खरीदने जाते हो, फल खरीदने जाते हो, तो ऐसे ही होता है, जहां पे भारी होता है वो नीचे आ जाता है। तो ये भारी है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास क्या था, एक अंदर वजन था, लेकिन वो वजन किसका था, क्या था उसके अंदर, हवा था, एयर था, जो आपने मुंह से दिया होगा, या फिर एक मशीन आती है, पिचकारी भी आती है, लाइक खेला होगा बचपन में, तो उस तरह से उसके अंदर हवा भरा गया है। तो इसका मतलब ये चीज यहां पे क्लियर हो गया कि एवरी एयर, हर एक हवा जो होता है, अलग अलग टाइप के जो गैस ले लो, हर एक के पास क्या होता है, खुद का एक मास या फिर वेट जो है, वजन इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं उसको, तो वो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। तो ये सबसे पहले प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। क्लियर है दोस्तों। तो ये हो गया सबसे पहला चीज जो मैंने यहां पे बता दिया आपको करके। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे जो कि हम लोग पढ़ने वाले कलरलेस। अब कलरलेस सबसे सिंपल फंडा यही है कि जैसे कि हम लोग अपने आंखों से देख पाते हैं, हमारे टेरेस पे चले जाओ, आप बिल्डिंग में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, ओपन जगह चले जाओ, तो आपको पानी दिख सकता है, सॉइल दिख सकता है, लेकिन हवा आपको दिखाई देता है क्या, नहीं। तो ऑब्वियसली ये चीज भी सेटिस्फाई हो गया हमारा सेकंड प्रॉपर्टी की, दैट इज हवा जो है कलरलेस होता है, ये भी ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे, जो आपका मास और वेट हो गया, या फिर मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं, जो हमारा थर्ड नंबर पे हमने प्रॉपर्टी रखा है, इसका एग्जांपल अगर मैं देना चाहता हूं, बचपन में हम सभी ने पिचकारी खेला है, होली खेला है, होली से हम लोग कलर भरते हैं पिचकारी में और मारते हैं, ठीक है। तो वो उसके अंदर पानी है, वो जाने दो। अब पानी के जगह पे निकाल के आप सीधा सीधा हवा जो होता है ना, अब सीधा खाली पिचकारी, उसके अंदर पानी नहीं है दोस्तों, खाली पिचकारी, नया नया पिचकारी लाओ, खाली पिचकारी में क्या करते हो, जैसे ही आप उसको खींचोगे, तो आराम से खींच सकते हो, एंड जैसे आप उसको ब्लो करोगे तो हवा जो है निकल जाएगा। लेकिन अब क्या करो, पहले आप खींच रहे थे डायरेक्टली, उसके अंदर हवा भर जाता है, देखा है ना आपने, जैसे आप खींचते हो उसको पुल करते हो, जो डंडी रहता है उसका जो पुल करते हो, मेरे पास पिचकारी नहीं है तो दिखा देता आपको मैं, जैसे ही पुल करोगे तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर हवा भर जाएगा। अब जैसे ही उसके अंदर हवा भर जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हवा उसके अंदर आ गया, लेकिन जैसे आपने पुश कर दिया, उसको दबा दिया, तो हवा जो है उसके अंदर से बाहर निकल गया, पता चल गया। अब दूसरा चीज ये है, सेम वही करना है। अब उसका जो दंडी होता है, जो सामने वाला दंडी रहता है, जहां पे ओपन होता है वो नीचे की तरफ एकदम एंड में, वहां पे ना आपका अंगूठा लगा दो, या फिर अपने हाथ से उसको बंद कर दो, ठीक है ना। उसको मैंने जो होल था यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूँ, समझ लो ये उसका होल था, जो टेपर है ये, जो यहाँ से हवा जो निकलता है, यहाँ पे आपने क्या कर लिया, इसको बंद कर दिया, इसको अपने अंगूठे से बंद कर दिया। अब उसको खींचने की कोशिश करो। तो दोस्तों जब आपको खींचोगे ना तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो अंदर का जो प्रेशर है, जो अंदर का जो प्रेशर है, किसके अंदर का, पिचकारी के अंदर का, वो कम है। किसका कम है, क्या कम है, लेकिन हवा का जो प्रेशर है दोस्तों वो कम है, और बाहर का जो हवा का प्रेशर है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर है ना, ये वातावरण है ना। एटीएम का मतलब होता है दोस्तों, यहां पे मैंने शॉर्टकट लिखा था, यहां पे मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूं, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो बाहर होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो ज्यादा होता है। तो जब बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो वो अंदर जाने की जब कोशिश करेगा, अगर बीच में कुछ ब्लॉकेज आ गया तो वो दबाव डालेगा, तो हमारी उंगली पे भी दबाव अंदर की तरफ से महसूस होगा कि कोई उसको खींच रहा है, और वो यहां पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा हमें अपने हाथों से, तो जाके वहां पे लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, एक चीज यहां पे क्लियर हो गया कि हवा जो होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर डालता है। हवा जो है कहीं ना कहीं एक प्रेशर डालता है, चाहे आप पे डाले, चाहे कोई भी मशीन पे डाले। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि हवा के प्रेशर के कारण ही तो आपके जो टायर्स होते हैं उसके अंदर हवा रहता है, तभी तो वो चल पाते हैं। जितने भी गाड़ियां ले लो, चाहे आप छोटी से छोटी स्कूटी ले लो, बाइक ले लो, ट्रक्स ले लो, कार ले लो, हर एक के हवा, जो टायर के अंदर जो हवा है उसी की वजह से टायर चलते हैं ना। अगर टायर में से हवा निकल गया तो क्या हो जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्चर हो गया गाड़ी, टायर पंक्चर हो गया, यानी कि क्या हो गया, हवा निकल गया। तो हवा जो है वो प्रेशर बना के रखा है, जो टायर था उसके अंदर प्रेशर इतना टाइट बना के रखा है कि वो सोचो 500 1000 किलो की गाड़ियां, ठीक है ना, कार का वजन लगभग 1 टन के बराबर होता है, 500 किलो के ऊपर होता है। ट्रक्स तो लगभग 10-10 टन होते हैं, यानी कि लगभग समझ लो 5000 किलो 10,000 किलो की गाड़ियां होती है। तो उसमें भी टायर वजन उसका संभाल लेता है। कैसे संभालता है, बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। हवा का जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, इतना मजबूत होता है, वो किसी को भी चीज को कर सकता है, ठीक है।
तो ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे थर्ड पॉइंट, जो कि हमारा तीसरा प्रॉपर्टी ऑफ एयर, जो कि उम्मीद करता हूं कि ये आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। एंड एक और चीज ये है कि हमारा एटमॉस्फियर जो होता है ना, इसमें जो हवा का जो प्रेशर होता है वो हर जगह क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सेम होता है। यानी कि आप चाहे इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, हर जगह जो एटमॉस्फियर प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये चीज आपको याद रखना है, चाहे हॉरिजॉन्टल चले जाओ, चाहे वर्टिकल चले जाओ, ये चीज आपको फिलहाल में याद रखना है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि जो एयर के अंदर प्रेशर रहता है दैट इज कॉल्ड एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वी कैन से दैट एयर प्रेशर। ओके, तो ये था हमारा छोटा सा एक्सपेरिमेंट वाला पॉइंट। एक तरीके से मैंने आपको कुछ एक्टिविटी बेस यहां पे कराने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये है कि इसमें थोड़ा सा वाटर का भी रोल ये है, जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक कांच का ग्लास ले लेता हूं, ठीक है। कांच का मैंने क्या कर दिया, आपके घर में भी ग्लास होगा तो आप ले सकते हो, कांच का ग्लास ले लिया, उसमें मैंने क्या कर दिया, एक पाइप डाल दिया, ठीक है। पाइप मतलब छोटा सा स्ट्रॉ होता है ना, जो नारियल पानी हम लोग पीते हैं, ठीक है ना, एक स्ट्रॉ डाल दिया मैंने, ठीक है। चलो स्ट्रॉ डाल के यहाँ पे छोड़ दिया, थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूँ स्ट्रॉ को, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये क्या है, ग्लास है, ठीक है ना, ये ग्लास है मेरा, और इसके अंदर मैंने क्या भर के रखा हुआ है दोस्तों, पानी भर के रखा हुआ है। ये पूरा क्या है, पूरा पानी से भरा हुआ है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, अगेन जब जैसे मैं इसके अंदर डालूंगा, ये जो ग्लास पानी से भरा हुआ था, तो जैसे मैंने इसके अंदर स्ट्रॉ डाला तो ये पानी जो है इसके अंदर भी आना शुरू हो जाएंगे। कुछ हद तक, पूरा ऊपर तक आएगा कि नहीं आएगा बोल नहीं सकते, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पे पानी आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक और मेरा पाइप लेता हूँ और यहां से मैं उसको ब्लो करता हूँ। यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, ठीक है ना, ये उसका, ठीक है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, फूक रहा है उसको, ठीक है, कोई इंसान है समझ लो। यहाँ पे क्या कर रहा है, वो फूक रहा है, फूक रहा है यानी कि पाइप से उसको फूक रहा है, यानी कि हवा जो है इधर से आ रहा है, क्या आ रहा है, हवा आ रहा है, यानी कि एक तरीके से पाइप है मेरा, समझ लो, फूक रहा हूं। तो फूक रहा हूं इसका मतलब क्या है, हवा जो है इसके अंदर से आ रहा होगा, आ रहा होगा, आ रहा होगा, और यहां पे एक्ट कर रहा होगा। तो जैसे एक्ट करेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये जो पानी है ये ऊपर की तरफ जाएगा, और यहां पे आपको छोटा सा फवारा जैसा देखने मिलेगा, यानी कि ये जो पोर्शन रहेगा ना, यहां पे आपको वाटर ड्रॉपलेट जो है निकलते हुए दिखाई देंगे। क्यों हुआ ऐसा, ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि जैसे आपने फूंक मारा तो हवा का जो प्रेशर था यहां पे चेंज हो गया, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स चेंज एंड इट बिकम्स हायर इन दैट रीजन, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो अंदर से पानी था वो निकलने की कोशिश किया, और थोड़ा थोड़ा यहां पे फवारा जैसे फाउंटेन निकलता है ना पानी का ड्रॉपलेट्स, वैसे यहां पे निकलने की कोशिश किया। तो आप जितने जोर से फूंक मारेंगे उतना ज्यादा फवारा निकलेगा, जितना स्लोली फूंक मारोगे उतना स्लोली हवा निकलेगा, और उतना स्लोली क्या हो जाएगा, जो पानी का ड्रॉपलेट्स होगा फाउंटेन के फॉर्म में वो भी बहुत कम तादाद में निकलेगा। क्लियर है। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत ईजी है। एंड उम्मीद करता हूं कि ये एयर का प्रॉपर्टी जो हमने अभी पढ़ा 3-4, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल था, ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो फंडा था ना कि आपने जो फूका जोर से, आपने किया भी है, बहुत सारे ग्लास में हम पानी लेते हैं और उसमें फूकते हैं तो कैसा बबल जैसा निकलता है, यानी कि क्या हो रहा है, उसमें भी हवा का प्रेशर आ रहा है, ठीक है, गुड़ 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 आवाज निकालता आता है ना। आप करके देखना, एक ग्लास ले लेना, पानी भरना और एक पाइप लेके फूकना उसके ऊपर, तो पानी में जैसे फूकोगे तो उसमें हवा का प्रेशर जनरेट होगा, बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर वो पानी का बुलबुला निकलेगा, एक आवाज भी आएगा, गड़ 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 गड़। तो क्या, तो आवाज क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर विच आर एक्टिंग इन दैट पर्टिकुलर वेसल जो आपके पानी का है। और ये प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूं वो प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, ठीक है, जो कि आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, बर्नौलीज, एक साइंटिस्ट थे बर्नौलीज नाम के, उनका एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है उनका, ठीक है, बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो ये आप जैसे, हाँ अभी तो 7th में तो आपको बस पता चला कि ये जो हवा का फूकने का जो प्रेशर की वजह से, बिकॉज ये वाटर बाहर आ रहा है, फाउंटेन बाहर आ रहा है, इसी चीज को, ये फंडे को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आई मीन टू से हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, और इसमें 9th-10th में भी इतना दिया नहीं है, लेकिन जैसे हमने इंजीनियरिंग किया हुआ जैसे, तो ये रियल लाइफ प्रैक्टिकल्स आपको करने मिलेंगे अपने इंजीनियरिंग में, अलग अलग चीज का, बायंसी फोर्स का, तो आपको मजा आएगा दोस्तों। बट अभी तो कैसा बेसिक पढ़ रहे हो तो अभी मजा ले लो, लेकिन असली जिंदगी का मजा दोस्तों हायर स्टैंडर्ड में आता है, जैसे आप 12th पास आउट कर लोगे। अभी तो बेसिक इसके लिए मैं पढ़ाता हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अभी से अगर क्लियर रहेगा तो वो टाइम पे ना ये सब चीज आपको याद आएगी कि यस मैंने ये चीज सीखा हुआ है और इसका मुझे बेसिक पता है, तो आपको वो पढ़ने में बहुत ज्यादा ईजी पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे मेरा मेहनत यही रहता है कि आपको मैं कंसेप्चुअल नॉलेज जितना हो सके उतना दे सकूं। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये बर्नौलीज प्रिंसिपल भी एक्जैक्टली क्या है ये आपको समझ में आ गया। बहुत सिंपल एक तरीके से फंडा था ये वाला। ओके, अब नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा लाइक और भी बात है इसके प्रॉपर्टीज के अलावा, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं रफ कर लेता हूँ कि ये जो टॉपिक है जो हमने आज अभी आपको पढ़ा दिया ये हमारा खत्म हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ये है, हम लोग आपको बताएंगे कुछ वाटर के रिलेटेड हमारे पास कुछ ऐसे फंडे हैं, वो आपको मैं सिखाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक क्या है, एक ग्लास का टुकड़ा है या फिर कोई भी बीकर ले लो, उसमें हमने क्या रखा हुआ है, आइस के क्यूब्स रखे हुए हैं। आइस के टुकड़े आपको पता है घर में होते हैं, आप ये कर सकते हो, ठीक है।
आइस के टुकड़े मैंने बहुत सारे इसके अंदर भर दिए, बहुत बहुत सारे आइस के टुकड़े भर दिए। अब धीरे धीरे क्या होता है, आप जब नोटिस करते हो तो ये ग्लास का जो बर्तन है या फिर जो भी है, समझ लो कांच का ग्लास है, तो इसके बाहर भी ना वाटर ड्रॉपलेट जो है जमा हो जाता है। आपने देखा होगा पानी की बूंदे जो है यहां पे जमा हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है इसके पीछे? तो रीजन सबसे सिंपल यही है, आपने बॉटल में भी देखा होगा, ठंडे ठंडे बॉटल आप फ्रिज से बाहर निकालो एंड थोड़ी देर के बाद देखोगे ना, तो इसके बाहर का जो परत है ना वो भी गीला हो जाता है। तो आप बोलते हैं यार गीला क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हमारे बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एंड जो प्रेशर है उसके अलावा भी अगर बात करें एक और चीज है जो कि है टेम्परेचर, वो अलग अलग है। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि इसके अंदर क्या है, बर्फ है। तो बर्फ है इसका मतलब क्या है, इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो लगभग 0 डिग्री से लेके लगभग 4 to 5 डिग्री सेल्सियस तक होगा। अंदर ठंडा होगा ना, बर्फ तो ठंडे ही होते हैं, तो 0 डिग्री से लेके 4 to 5 डिग्री तक होता है। और लेकिन जो बाहर का हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑब्वियसली कोई चीज जब ठंडे माहौल से गर्म माहौल में आएगी तो वो अपना टेम्परेचर को क्या करेगा, लॉस करेगा। जैसे कि हम लोग अगर कोई भी आइसक्रीम को लाइक एकदम फ्रीजर से, ठंडा ठंडा फ्रीजर माइनस में होता है, उसको निकाल के बाहर रख दिया तो धीरे धीरे वो पिघल जाता है। क्यों पिघलता है? क्योंकि उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है। तो सेम यहां पे भी वही हो रहा है कि यहां पे आइस का जो टेम्परेचर है वो क्या है, थोड़ा सा कम है, और बाहर जैसे मैंने लाया, मतलब एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लाया तो टेम्परेचर ज्यादा था, तो ये जो बर्फ था वो पिघलने लगा। और पिघलने के बाद क्या हो गया कि ये जो ठंडक इसमें प्रेजेंट था ना, जो मॉइस्चर इसमें प्रेजेंट था, वो क्या हो गया, यहां पे ट्रैप हो गया और वो पानी में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि आइस पिघलने के बाद क्या बनता है, वाटर ही बनता है। तो वहां पे वो चीज आपको देखने मिलेगा। तो ये जो चीज होता है दोस्तों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से मेल्टिंग पॉइंट एंड बोल सकते हो बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज द डिफरेंट थिंग, वो हम लोग कभी और बात करेंगे। लेकिन ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो चीज हुआ ना, ये किसके वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। ये एक चीज आपको पढ़ना है, ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक वर्ड आपने सुना होगा, मॉइस्चर। तो हवा में क्या होता है, नमी होता है। हवा जो होता है हमारा, उसमें नमी अगर प्रेजेंट है, यानी कि अगर कोई भी हवा फ्लो हो रहा है उसमें आपको ऐसा थोड़ा ठंडक महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि पानी की बूंदे इसके अंदर ट्रैप है, ठीक है ना। एक तरीके से महसूस करते हैं ना हम लोग, कभी बीच साइड जाते हैं तो हम लोग ऐसा लगता है कि पानी की हल्की हल्की बूंदे इसके अंदर प्रेजेंट है। तो वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉइस्चर बोलते हैं, ठीक है। एंड उसी जैसा चीज होता है ह्यूमिडिटी, यानी कि हवा में कैसा तापमान है, कैसा नमी है, वो सब चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और ये जो लेवल होता है ना ह्यूमिडिटी का, ये हर जगह अलग अलग होता है। मतलब डिफरेंट प्लेस पे जाओगे आप, राजस्थान साइड चले जाओ, यानी कि जो डेजर्ट इलाके होते हैं, आपको हवा में नमी महसूस नहीं होगा, मतलब एक अजब सा एक सूखापन महसूस होगा। लेकिन वही आप कश्मीर साइड चले जाओ तो आपको थोड़ा सा अलग महसूस होगा। यानी कि हर जगह आप अलग अलग एटमॉस्फेयर में जाओगे तो उसका जो टेम्परेचर होगा, उसका जो ह्यूमिडिटी होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। और ये जो लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी है वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ये वेपर्स का फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको बताया कि आइस का जैसे मेल्ट होकर वो बाहर का पानी जमा होना, दैट इज नथिंग बट एक टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी है जो कि जमा होता है। और आफ्टरनून के टाइम तो अक्सर ऐसा होता है कि जो टेम्परेचर होता है हवा का वो क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि सन डायरेक्टली होते हैं हमारे ऊपर। तो सन जब डायरेक्टली होते हैं तो हवा जो होती है वो काफी गर्म हो जाती है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है। और ये जो कैपेसिटी होता है ना मॉइस्चर को होल्ड करने का, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी कि जितना ज्यादा गर्मी उतना ज्यादा उसके अंदर मॉइस्चर के एब्जॉर्ब करने का, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी होता है एयर का, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी याद रखना, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग, मॉइस्चर जो होता है वो कम होता है, जैसे हम लोग हवा सूख जाएगा ना तो वैसे वैसे मॉइस्चर जो हो जाता है वो कम हो जाता है। तो यही सब चीज पढ़ना है। और एक और एयर के बारे में एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो समझ लो क्या होता है कि जो लाइट होती है ना, ठीक है ना, अगर मैं एक नॉर्मल तरीके से बताऊं, जैसे ये लाइट हमारे इधर जल रही है, ठीक है, तो लाइट जो होती है ना वो हर जगह फैलती है। तो वो क्यों फैलती है दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन ये है कि लाइट कभी भी ना एक सोर्स में आती है, यानी कि एक तरीके से समझ लो ये लाइट का सोर्स है, बल्ब है, तो लाइट कभी भी स्ट्रेट आती है। लेकिन जब इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या हो जाती है, उससे टकराती है और बिखर जाती है, टकराती है और बिखर जाती है। तो इसके लिए जो लाइट होती है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं जाती है, वो पूरे डायरेक्शन में फैलती है। तो लेट्स सपोज समझ लो ये बीकर है मेरा, और ये बीकर के अंदर साफ पानी है, एकदम क्लीन वाटर रखा है मैंने, ठीक है ना, एकदम क्लीन वाटर रखा हुआ है, ठीक है। तो क्लीन वाटर जब रखोगे और इसके अंदर से जब आप लाइट पास करोगे ना, तो जब लाइट पास करोगे तो यहां से पास करोगे तो वो यहां पे जो है ना वो एकदम स्ट्रेट पास हो जाएगा, ठीक है, एकदम स्ट्रेट पास हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर कुछ कचरा डाल दो, कचरा मतलब कुछ डस्ट पार्टिकल्स डाल दो, तो जैसे आप लाइट यहां पे पास करोगे तो ये पूरा का पूरा जो लाइट है ना ये पूरा आपको दिखाई देगा, यानी कि पूरा का पूरा आपको लाइट दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स है। तो बिकॉज ऑफ दैट डस्ट पार्टिकल्स यहां पे क्या होता है, जो लाइट है वो बिखर जाता है, स्कैटर हो जाता है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो कि हमारा एक टॉपिक है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूं कि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा फंडा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, जो कि बहुत ज्यादा ईजी भी है। सिंपल सी बात है कि अगर एकदम क्लीन पानी है या फिर कोई भी क्लीन चीज है तो उसमें से लाइट जो है बहुत ही आसानी से रिफ्लेक्ट हो जाता है, एक तरीके से पास हो जाता है। लेकिन उसमें डस्ट पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट है, छोटे छोटे हवा में पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस के, स्मोक के, डस्ट के, मॉइस्चर के, तो ये जो होता है उसके ऊपर पास जब होता है,
ये पार्टिकल्स के ऊपर जब भी वो लाइट टकराएगा तो वो बिखर जाएगा, तो बिखर जाएगा तो हर जगह फैलेगा और आपको ज्यादा बड़ा रोशनी देने की कोशिश करेगा। और यही फंडा को हम लोग क्या बोलते हैं, यही फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। एंड टेम्परेचर रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर रेगुलेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ईजी टॉपिक। हमारा अर्थ है, सन की एनर्जी को रिसीव करता है, इसके लिए हमारा अर्थ थोड़ा गर्म है, देखा जाए तो टेम्परेचर इसी की वजह से आता है। बट इसका भी जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी एंड बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन विच वी आर चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कि बहुत ज्यादा अलग अलग समय पे अलग अलग चीज आपको देखने मिलती है। तो टेम्परेचर जो होता है इन शॉर्ट वो रेगुलेट होता रहता है, ठीक है। तो वही चीजें हमारा अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेशन। और फिर अगर बात करें साउंड के ट्रांसमिशन की, ठीक है ना, हमारा जो साउंड होता है तो वो अलग अलग तरीके से ट्रांसमिट होता है। और देखा जाए तो साउंड का चैप्टर आपने आई गेस पढ़ा भी है, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि साउंड कैसे ट्रांसमिट होता है। तो एक मटेरियल होता है, एक मीडियम होता है जिसमें से साउंड जो है वो निकल के पास हो सकता है, करेक्ट है। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि जितने भी साउंड है वो हम तक सुनाई दे सकते हैं, लेकिन उसका एक फ्रीक्वेंसी होता है, तो वो फ्रीक्वेंसी के अंदर है तो ही हम लोग सुन पाते हैं, फ्रीक्वेंसी के बाहर है तो हम लोग को वो साउंड जो है वो सुनाई नहीं देगा। और जो साउंड का डेंसिटी होता है वो भी चेंज होता है टाइम टू टाइम। अगर देखा जाए तो साउंड का डेंसिटी जो है कभी एकदम ज्यादा आपको लाउड साउंड सुनाई देगा, कभी आपको एकदम नॉर्मल सा साउंड सुनाई देगा। इसका मतलब ये है कि साउंड का जो डेंसिटी है, जो साउंड का एक तरीके से आप बोल सकते हो इंटेंसिटी है, वो भी क्या हो जाता है, चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम में। और उसके ऊपर एक टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अक्सर आपने देखा होगा विंटर के दौरान, ठीक है ना, ठंडी के सीजन में आपको जो साउंड है ना वो थोड़ा सा ज्यादा सुनाई देता है। कभी ऐसा महसूस किया है कि अगर आप समझ लो 5-10 किलोमीटर कोई भी रेलवे स्टेशन से दूर रहते हो तो भी आपके घर तक जो है ना ट्रेन का हॉर्न जो बजता है, ट्रेन जब चलती है पटरी के ऊपर तो आपको आवाज आता है, कड़क 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 आवाज आता है। तो वो जो आवाज आ रहा है वो ठंडी के टाइम पे ही, सुबह सुबह ही नॉर्मली आपको ज्यादा सुनने मिलता है, क्योंकि जितना कम टेम्परेचर होता है उतना साउंड ज्यादा ट्रैवल करता है। यानी कि ठंडी में ज्यादा आवाज दूर तक जाता है, लेकिन जितना ज्यादा गर्म एयर रहेगा, हमारा हवा जो होगा जितना ज्यादा गर्म रहेगा, ह्यूमिडिटी रहेगा, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, तो उतना कम ट्रैवल करेगा। इसके लिए गर्मियों के सीजन में वही साउंड आप सुनो, कान लगा के सुनो, लेकिन तो भी सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप भले ही 10 किलोमीटर दूर थे, लेकिन वो जो साउंड निकल रहा था ना वो हमारे तक नहीं पहुंचा, क्योंकि हवा जो है उसमें उसको ट्रैप कर लिया। क्योंकि हवा का जब गर्म होता है, जब हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो वो उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। लेकिन विंटर में क्या होता है, जब हवा ठंडी होती है, टेम्परेचर कम होता है, तो वो उसको अलाउ करता है और दूर तक जाने के लिए। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला कि जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ साउंड अगर मैं बात करूं या फिर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड की बात करूं, विंटर के टाइम जितना कम टेम्परेचर रहेगा उतना ज्यादा साउंड ट्रैवल करता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना कम साउंड जो है वो ट्रैवल करता है। और हवा जो होता है ये एक प्रॉपर मीडियम है। जैसे अगर आपको साउंड चैप्टर आपने देखा होगा, हमने पढ़ा दिया है, तो हमने आपको बताया था कि सबसे बेस्ट जो होता है हवा जो ट्रैवल करता है, आई मीन टू से साउंड जो ट्रैवल करता है वो हवा में ही ट्रैवल करता है। यानी कि एयर इज द बेस्ट मीडियम यू कैन से, बट सॉलिड एंड लिक्विड और ऑल्सो सम मीडियम जिसमें से हवा जो है पास हो सकता है। क्लियर दोस्तों? तो यही था हमारा ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, ये भी आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। दोस्तों यहाँ पे आज का लेक्चर फिर मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा, जिसमें हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए। एंड उम्मीद करता हूं कि जितने भी टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए, चाहे वो एयर के बारे में है, प्रॉपर्टीज के बारे में है, हर एक चीज़ जो था हमने एक्टिविटीज़ कुछ आपको बताया, कुछ टेम्परेचर के बारे में बताया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताया, अगेन आपको ट्रांसमिशन ऑफ साउंड के बारे में बताया। हर एक चीज़ आपको ये चीज़ सिंपल से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही छोटे छोटे एंड सिंपल से टॉपिक थे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें आपको बचे हुए जो भी टॉपिक्स है इस चैप्टर के वो भी हम लोग कंप्लीट करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, और ये चैप्टर हमने आपके लिए स्टार्ट किया है, तो प्लीज ये बताइएगा कमेंट करके कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, ठीक है। और ये वीडियो अगर पसंद आया, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।